and welcome to Mini Attempt Meet. And in today's video, we will be studying sexual reproduction in flowering plants. Okay? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने चैप्टर में फ्लावर के जितने भी पार्ट्स होते हैं हम उनकी बात करेंगे. ठीक है, उसके बाद फिर हम अपना चैप्टर्स पढ़ना शुरू करेंगे. तो जैसे आप ये डायग्राम देख ही रहे हो, ठीक है, आप ये डायग्राम देख रहे हो पूरा, ये फ्लावर है. अब इस फ्लावर में हमारे पास कुछ मेल पार्ट्स भी हैं और कुछ फीमेल पार्ट्स भी हैं. ठीक है, तो हमारा फ्लावर जो प्लांट्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि उनके पास दोनों पार्ट्स होते हैं, मेल और फीमेल. लेकिन एक्सेप्शन है, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो मेल होते हैं और कुछ प्लांट मतलब अलग अलग होते हैं. ठीक है, जैसे मलबरी हो गया. ठीक, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्लांट में दोनों पार्ट्स मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे. अभी हम ये सारा जो क्लासिफिकेशन है हम ये आगे चैप्टर में देखेंगे. ठीक है, अभी हम अपने फ्लावर के बारे में बात करते हैं और इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, मेल और फीमेल, उन दोनों के बारे में बात करेंगे. तो आप देखो, ये ग्रीन वाला जो पार्ट देख रहे हो ना, ये हमारा है फीमेल पार्ट बनाएगा. ठीक है, जिसमें 3 पार्ट होंगे. जिसके पहला है ये स्टिग्मा, दूसरा है ये जो लॉन्ग सिलेंडर वाला ट्यूब जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम स्टाइल, और तीसरा ये जो थैलेमस है, इसके अंदर हमारा क्या होता है, ओवरी. ठीक है, उस ओवरी के अंदर क्या होंगे, सेल्स वगैरह होंगे, जो कि हम अपना जब हम फीमेल पार्ट डिस्कस करेंगे तब पढ़ेंगे. तो अभी कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं अपने चैप्टर में जो आगे यूज़ होंगे. तो पहला है फ्लोरिकल्चर. फ्लोरिकल्चर का क्या मतलब है, फ्लोरिकल्चर का मतलब है कि ऐसे प्लांट्स को ग्रो करना और फिर उनकी मार्केटिंग करना. मतलब पहले तो हमने उनको ग्रो किया, फिर मार्केटिंग करना. मार्केटिंग मतलब उसको बिज़नेस में यूज़ करना, उसको बेचना. ठीक है, और ऐसे प्लांट्स कि हम ग्रो करेंगे उनको और बिज़नेस उनका बढ़ाएंगे, मार्केटिंग करेंगे, इसको हम फ्लोरिकल्चर बोलते हैं. अब ये फ्लोरिकल्चर जो है फ्लावरिंग प्लांट्स का भी हो सकता है और फोलिएज प्लांट्स का भी हो सकता है. फ्लावरिंग प्लांट्स ऑब्वियस ही बात है, जिन प्लांट्स के ऊपर फ्लावर आते हैं उनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलेंगे. तो ये फोलिएज प्लांट्स क्या है, फोलिएज प्लांट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनको हम उनकी लीव्स की वजह से रखते हैं अपने पास. ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ फ्लावर्स का क्या यूज़ है, फ्लावर ऑर्नामेंटल होते हैं. ठीक है, एस्थेटिक लगते हैं, सुंदर लगते हैं. ठीक है, और कल्चरल है हमारे लिए, हम और रिलीजन में भी यूज़ होता है. कोई भी रिलीजन हो उसमें सब लोग फ्लावर यूज़ करते हैं, तो डिफरेंट यूज़ हैं उसके. तो अब ये फोलिएज प्लांट्स जिनकी सिर्फ लीव्स हैं, हम उनको भी तो एस्थेटिक और ऑर्नामेंटल की तरह यूज़ करते हैं. ठीक है, ऑर्नामेंट्स की तरह भी यूज़ करते हैं. बहुत सारे ट्राइब्स हैं जो उसको ऑर्नामेंट्स की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन हम एस्थेटिक यूज़ तो भाई सबके घर में होता है. एलोवेरा है, स्नेक ड्रैगन है. ठीक है, और इतने सारे कैक्टस वगैरह होते हैं. जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, हम उनको क्यों रख रहे हैं, उनकी लीव्स की वजह से रख रहे हैं ना. तो इसमें फोलिएज प्लांट्स को भी इंक्लूड करते हैं. ठीक है, फोलिएज प्लांट्स कौन से हो गए, वो प्लांट जिनको हम उनकी लीव्स के लिए रखते हैं. और टर्म्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोरेंजिया देखो, हम आगे चैप्टर में, ये जो मैं आज चैप्टर पढ़ाऊँगी आपको, इसमें हम सिर्फ मेल पार्ट को डिस्कस करेंगे. ठीक है, माइक्रो वाला पार्ट यूज़ करेंगे जो कि मेल का है, क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है ना वीडियो, तो आज हम थोड़ा छोटा छोटा करके ही पढ़ेंगे. तो माइक्रो और मेगा आपको 2 वर्ड्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, एक होगा माइक्रो और एक होगा मेगा. जब भी माइक्रो की बात करेंगे वो हम यूज़ करेंगे अपनी मेल के लिए, और जो फीमेल होगा वो हमेशा फीमेल के लिए यूज़ होगा, मेगा हमेशा फीमेल के लिए यूज़ होगा. ठीक है, तो माइक्रो तोड़ लेते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, संधि विच्छेद कर लेते हैं इसको. माइक्रो प्लस स्पोर प्लस एंजिया. एंजिया हो गया सैक, स्पोर ओ मतलब ये स्पोर के लिए, और माइक्रो मतलब मेल. ठीक है, तो ये क्या है, ऐसा सैक जिसके अंदर मेल के स्पोर्स प्रेजेंट होंगे. तो ऐसे स्पोर को रखने वाले सैक को हम क्या बोलते हैं, आगे हम देखेंगे. ऐसे सैक को हम बोलेंगे पोलन सैक. ठीक, ओके. अब एक टर्म देख लेते हैं, डेहिसेंस. डेहिसेंस क्या है, तो देखो डेहिसेंस क्या है, जो हमारा पोलन सैक है उसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, तो लेकिन उनको रिलीज़ होने के लिए अलग अलग होना पड़ेगा. तो डेहिसेंस क्या है, डिसोसिएशन ऑफ पोलन एंड रिलीजिंग इनटू दी सराउंडिंग. तो पहले वो अलग अलग होते हैं, फिर स्प्रेड हो जाते हैं, मतलब रिलीज़ होते हैं पोलन सैक से, और फिर वो फीमेल पार्ट पे जाके गिर सकते हैं. ठीक है,
अब देखते हैं हम एंथेसिस क्या होता है। एंथेसिस क्या होता है, एक देखो हम देखेंगे आगे दो तरीके के प्लांट्स होते हैं। एक वो प्लांट, एक ऐसा दो तरीके के फ्लावर होते हैं। एक ऐसा फ्लावर जो हमेशा क्लोज रहता है और उसके अंदर रिप्रोडक्शन होगा, और एक होगा जो ओपन फ्लावर्स हैं, ठीक है ना। ओपन फ्लावर के एग्जांपल आप जानते हो, ये रोज़ हैं, सनफ्लावर है, जितने भी हम ये प्लांट्स देख रहे हैं सब ओपन है। क्लोज्ड हम आगे देखेंगे। देखो ये जो हम सीरीज़ में पढ़ेंगे ना चैप्टर, अगर मैं सब कुछ अभी बताऊंगी तो फिर मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, बस टर्म आपको क्या ध्यान रखना है, एंथेसिस। एंथेसिस क्या होता है, कुछ टाइम के लिए जो क्लोज फ्लावर हैं वो ओपन होंगे और उनके अंदर पोलन ग्रेन गिरेंगे ताकि रिप्रोडक्शन हो सके, ओके, फर्टिलाइजेशन हो सके। अब इवेंट्स देखेंगे हम कैसे कैसे, मतलब हम मेल पार्ट तो पढ़ रहे हैं, लेकिन मेल पार्ट में कैसे फॉर्मेशन कैसे होगा पोलन्स का, पोलन ग्रेन का कैसे फॉर्मेशन होगा, तो ये इवेंट्स पढ़ेंगे हम। तो जो इवेंट है हम उसको डिवाइड करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। तो ये पहला इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में अगर हम बात करें तो अब हम इसमें पहले स्ट्रक्चर देखेंगे फिर इवेंट देखेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा, several hormonal and structural changes are initiated which lead to differentiation and further development of the floral primordium। तो देखो क्या होता है, ये मान लो प्लांट है हमारा, इससे स्टेम निकल रहे हैं, ये सब स्टेम है, मतलब छोटे छोटे जो ब्रांचेस निकल रहे हैं ये हैं, और ये मेन स्टेम है जिसको हम, ठीक है, ये मेन स्टेम है और यहाँ से छोटे छोटे स्टेम की ब्रांचेस निकल रही हैं। अब इसमें से लीव्स के लिए भी निकलेंगे और फ्लावर के लिए भी प्राइमोडियम निकलेंगे। तो क्या होगा, कुछ अभी नॉर्मल चल रहा है फ्लावर, मतलब जो प्लांट है अभी नॉर्मल ग्रोथ है। मान लो अगर वो श्रब है तो यहाँ तक अगर उसकी हाइट है लगभग 3 फुट 4 फुट की, जो उसकी अगर हाइट है तो मान लो वो 2.5-3 फीट तक पहुँच गया, अभी उसकी नॉर्मल ग्रोथ चल रही है। लेकिन फिर कुछ हार्मोनल चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी एक ब्रांच पे जो फ्लावर निकलने के लिए इनिशियल सेल्स जो चाहिए होंगे, जिनको हम फ्लोरल प्राइमोडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोरल प्राइमोडियम। फ्लोरल प्राइमोडियम इनिशियल सेल्स की जो ज़रूरत है फ्लावर को ग्रो करने के लिए, वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से आएगा। तो जैसे ही इस पे प्राइमोडियम निकलेगा, फ्लोरल प्राइमोडियम निकलेगा, तो आगे ग्रोथ होगी, ठीक है। वो अब ये जो फ्लोरल प्राइमोडियम निकला है ना, ये कैसे निकला है, देखो क्या बोलते हैं हम, डिफ्रेंसिएशन होगा उसमें। हमने ये तो पढ़ा था टिश्यूज़ में कि एक तो रेगुलर ग्रोथ होती है, फिर क्या होता है डिफ्रेंसिएशन और मैच्योरेशन होती है, जिसके बाद वो परमानेंट सेल बन जाते हैं। ये पढ़ा था हमने, ठीक है। तो क्या होता है, जब डिफ्रेंसिएशन और मैच्योरेशन होने वाली होगी उसके बाद सेल्स में कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं, ठीक है यार। और हमें तो चाहिए ये था, ठीक है। मैच्योरेशन क्यों किया, क्योंकि लीफ के टिश्यू से ये फ्लावर के टिश्यू कुछ अलग है, इसीलिए हमने उनको डिफ्रेंसिएशन करवाया और फिर उनमें मैच्योरेशन हुआ, और फिर वो मैच्योरेशन के बाद वो जो फ्लावर के टिश्यूज़ थे वो परमानेंट हो गए, ठीक है। अब उनमें आगे कोई चेंज नहीं होगा, जो आया उनके पास जो मैसेज आया उसी के फॉर्म में वो बन जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए डिफ्रेंसिएशन हुआ। इनफ्लोरेसेंसेस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन फ्लावर्स। तो इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, फ्लावरिंग जो होती है, ठीक है। फ्लावरिंग मतलब फ्लावर आना, इनफ्लोरेसेंस कहते हैं ना। जो स्प्रिंग सीजन होता है उसमें क्या हो रहा है, फ्लावर्स आ रहे हैं, इनफ्लोरेसेंस हो रही है, फ्लावरिंग पीरियड है वो, उस टाइम पे ज़्यादातर प्लांट्स पे फ्लावर आएंगे, ठीक है। तो इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर, ठीक है। तो इनफ्लोरेसेंस होगी मतलब फ्लावरिंग आएगी, तो पहले बर्ड आएगा, फिर बर्ड के बाद फ्लावर आएगा। हमको वर्ड्स को तोड़ तोड़ के पढ़ना है, हमें नहीं समझ में आ रहा है इनफ्लोरेसेंस, कोई बात नहीं, कट करो, पहले फ्लोरल बर्ड आएगा फिर फ्लावर आएगा, बस। ऐसे एग्ज़ाम में हमको समझ समझ के लिखना है, एग्ज़ाम में आएगा समझ समझ के लिखना है हमको, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक टर्म पे फंस गए और हमने यही टर्म लिखना है, नहीं, हमें क्या करना है, एक सेंटेंस को तोड़ना है, उसको अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो जो समझ में आ रहा है पहले उसको समझो, ठीक है। जो भी वर्ड्स हम, अगर पूरा सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें जो भी वर्ड समझ में आ रहा है बस उस पर ध्यान दो, ठीक है। तो हमें फ्लोरल बर्ड और फ्लावर समझ में आ रहा है, तो क्या कहना चाह रहा है, पहले फ्लोरल बर्ड आएगी फिर उसके बाद फ्लावर आएगा, सिंपल। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स द एंड्रोशियम एंड द गायनोशियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप, ठीक है। तो जो मेल पार्ट्स होंगे उनको हम एंड्रोशियम बोलेंगे, ये हमने जिम्नोस्पर्म में देखा था।
और जो फीमेल पार्ट होंगे उनको हम गाइनोशियम में बोलेंगे, ठीक है। तो ये प्रिमिटिव प्लांट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हम जिम्नोस्पर्म में एंजियोस्पर्म में आ रहे हैं। यही जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है, इसको हम आगे क्या बोलेंगे, मेगा और माइक्रो से डिनोट किया करेंगे, ठीक है। अब हम डिफरेंट जितनी भी पार्ट है ना फ्लावर में मेल के, हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो इस वीडियो का जो मेन एम है वो है पोलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन कराना। उसके आगे का जितना भी पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन, इनको पढ़ने वाले हैं। तो देखो स्टेमन हमने अभी देखी थी फ्लावर में, ये है अपना स्टेमन। इसके पास एक एंथर है, ये रेड वाला एंथर है, और ये क्या है, फिलामेंट है, ठीक। स्टेमन के पास क्या क्या चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं, फिलामेंट है और एंथर है। फिलामेंट कौन सा है, देखो जो लॉन्ग है, सिलेंडर है, ट्यूब लाइक है, लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक लाइक, मतलब डंडी जैसा है, खड़ा एकदम। इट्स प्रॉक्सिमल पार्ट इज अटैच टू थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। देखो एक और चीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना भूल गई हूँ। हमने फीमेल पार्ट देख लिया और मेल पार्ट देख लिया, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो नॉन असेंशियल पार्ट हैं रिप्रोडक्शन में, जो पंखुड़ी जिनको हम बोलते हैं ना हिंदी में, ये क्या होती है, हमारी पेटल्स। और जो ग्रीन लीव्स निकली रहती है थोड़ी सी छोटी छोटी फ्लावर के नीचे से, छोटी छोटी, जैसे आपने रोज़ में देखा होगा, तो इनको क्या बोलते हैं हम, सॉरी ये पेटल्स हैं, और इनको क्या बोलते हैं हम, सेपल्स, ठीक है। और जहाँ ओवरी होगी उसके अंदर ये क्या है, थैलेमस पार्ट है, ठीक। और ये जो थैलेमस है यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको समझाती हूँ, व्हाट इज़ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, ये बार बार आता है। तो देखो जब भी हम प्रॉक्सिमल और डिस्टल की बात करेंगे तो हम अपना हाथ याद रखेंगे, ठीक है। हमारे हाथ के हिसाब से दिस इज़ द प्रॉक्सिमल पार्ट एंड दिस इज़ द डिस्टल पार्ट। जो मुझसे दूर है वो डिस्टल है और जो मेरे पास है वो प्रॉक्सिमल है, ठीक है। तो अब इसमें बात करते हैं हम प्रॉक्सिमल और डिस्टल की बात करेंगे, तो हम रोज़ को कैसे पकड़ते हैं उस हिसाब से देखेंगे। अब मान लो ये रोज़ है, अगर ये रोज़ है और मैंने इसको इधर से पकड़ा है, तो जो भी चीज़ें इधर हैं वो मेरे लिए प्रॉक्सिमल है और जो भी चीज़ें इधर हैं वो डिस्टल है, ओके। तो इसमें क्या बोला कि प्रॉक्सिमल जो पार्ट है फिलामेंट का वो कहाँ लगता है, थैलेमस पे आके लगता है, ठीक है। ये सिंपल सा बोला इन्होंने, तो हमें प्रॉक्सिमल और डिस्टल भी समझ में आ गया। तो जो प्रॉक्सिमल पार्ट है फिलामेंट का वो कहाँ अटैच होता है, थैलेमस पे। और क्या कह रहे हैं आगे, तो ये फिलामेंट के बारे में हो गया। अब एंथर के बारे में देखते हैं। एंथर द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, इट इज़ 4-sided स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट कॉर्नर्स 2 in each लोब। तो देखो ये क्या कह रहा है, ये अपना एंथर है, ये दिख रहा है आपको रेड वाला पार्ट, ये जो रेड वाला पार्ट है ये एंथर है हमारा, ये फिलामेंट लगा हुआ है, ये एंथर है। तो ऐसे बाइलोब्ड बोला है उन्होंने, तो बाइलोब्ड बोला है, मोस्टली बाइलोब्ड होते हैं। हम एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं, वैसे भी फ्लावरिंग जो प्लांट्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म ही होते हैं, लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म्स में भी फ्लावर होते हैं, तो वो एक्सेप्शन है। लेकिन जब भी हम मेनली फ्लावर की बात करेंगे, एंजियोस्पर्म की बात करेंगे, तो ये कैसे होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं। बाइलोब्ड मतलब 2 लोब होंगे इसमें, एंथर 2 लोब से बना हुआ होगा, 1 लोब और 2 लोब। और इनके अंदर क्या होगा, देखो बाइलोब्ड है, और क्या बोल रहे हैं हम, टेट्रागोनल है, 4 साइड्स होंगी। अब देखो 4 साइड्स तो हो गई, 1 2 3 4, या इस तरीके से देखो 1 2 3 and 4, ठीक है, 4 साइड है। कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट कॉर्नर्स 2 in each लोब। देखो क्या कहना चाहता है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ये है हमारा एंथर का एक लोब, ये है दूसरा लोब, नीचे से ये फिलामेंट निकल रहा है, तो ये बोल रहे हैं बाइलोब्ड है, ओके बाइलोब्ड है। देखो इन्होंने बोला बाइलोब्ड, ये तो हो गया डन। दूसरा बोल रहे हैं टेट्रागोनल है, मतलब 4 साइड्स हैं। देख लेते हैं, 1 2 3 4 साइड्स हो गई। अब क्या बोल रहे हैं, कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया हमने क्या पढ़ा अभी, पोलन सैक, ठीक है, जिनके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे,
ठीक है, अगर माइक्रोस्पोरेंजिया बोले या पोलन सैक बोले बात एक ही है। तो कहाँ प्रेजेंट होती है? एट कॉर्नर्स। ठीक है, तो एक लोब की अगर बात करें तो उसमें कितने पोलन सैक हैं? 2। ठीक है ना, बस यही कहना चाह रहा है वो, इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया है। बाई लोब्ड होगा, टेट्रागोनल होगा और हर कॉर्नर पे एक पोलन सैक यानी माइक्रोस्पोरेंजिया लगा होगा। सिंपल। और नेक्स्ट देखो, ये अब डायग्राम में और इजी तरीके से समझाया हुआ है। ये हमारा एंथर है, ये फिलामेंट जा रहा है। अब देखो अंदर से देखो, अगर इसको हम 2 हाफ में डिवाइड करते हैं तो एक लोब ये है, एक लोब ये है। इधर देखें, इधर तो पोलन सैक है हमको दिख रहा है। अब इधर देखें तो देखो दोनों कॉर्नर्स पे हमको दिख रहे हैं ना पोलन सैक दिख रहे हैं। पोलन सैक के अंदर क्या होंगे फिर? छोटे छोटे ये जो रेड रेड दिख रहे हैं ये क्या है? पोलन ग्रेन्स। ठीक है, और बीच में एक स्टॉक दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम? लाइन ऑफ डेहिसेंस। लाइन ऑफ डेहिसेंस का मतलब क्या है? यही मतलब यहाँ से डेहिसेंस होना शुरू होगा, जो पोलन ग्रेन्स का डिसोसिएशन होगा। देखो इसका मतलब ये नहीं कि यहीं से डिसोसिएशन शुरू होना है, ये एक हमको स्टार्टिंग पॉइंट मानना होता है। ठीक है, हम कोई भी चीज़ को शुरू करते हैं या पढ़ते हैं तो एक ओरिजिन एक लेते हैं, अज्यूम करते हैं एक ओरिजिन, वो क्या है? हमारा लाइन ऑफ डेहिसेंस। द लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। ठीक है, तो हमने देखा कि ट्रीज़ के डिफरेंट लेंथ होती है। ठीक है, कुछ टेरिडोफाइट्स हैं जो किलोमीटर्स में जा रहे हैं। ठीक है, 100 मीटर्स में जिनकी लेंथ जा रही है, और कुछ सेंटीमीटर्स में होते हैं। तो जैसे प्लांट की लेंथ डिफरेंट है, वैसे फ्लावर की डिफरेंट होगी। सब साइज, लोटस इतना बड़ा होता है, रोज़ इतना बड़ा होता है। ठीक है, और कुछ फ्लावर्स होंगे जो इतने बड़े से होंगे, कुछ इतने, तो साइज़ डिफरेंट है ना सबका। जब साइज़ डिफरेंट है फ्लावर्स का तो उनके पार्ट्स भी डिफरेंट होंगे। तो वैसे ही जो स्टेमन है सबकी लेंथ अलग अलग होगी। एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड एंड वन लोब हैज़ 2 थीका, दैट इज डाइथिकस। क्या बोल रहे हैं ये? 2 बाइलोब्ड तो 1 लोब, 2 लोब एंड 1 लोब हैज़ 2 थीका। तो ये जो पोलन सैक हम जो बोल रहे थे वो किसके अंदर है? थीका के अंदर है। ठीक है, एक लोब में 2 थीका है, तो मतलब क्या कितना हो गया? डाइथिकस। जो एक हमारा जो लोब होगा वो कैसा होगा? डाइथिकस। 1 लोब इज डाइथिकस। लेकिन अगर टोटल हम बात करेंगे, पूरा एंथर की अगर हम बात करेंगे तो वो टेट्रा हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन में हमको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि वो किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। अगर वो एंथर के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है तो हम टेट्रा देखेंगे। अगर वो सिर्फ एक लोब के रेस्पेक्ट में बोल रहा है तो हम उसको डाइथिकस बोलेंगे। अब आगे देखते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्स टू फॉर्म पोलन सैक, देयर पैक्ड विद पोलन ग्रेन्स इन एंथर थ्रू द लेंथ। तो क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप टू फॉर्म पोलन सैक। क्या बोलना चाह रहा है? जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया था वही क्या बनता है? पोलन सैक। जब वो इमेच्योर था तो माइक्रोस्पोरेंजिया था, जैसे ही उसके अंदर पोलन ग्रेन्स डेवलप होने लगे तो वो पोलन सैक बन गया। ठीक है, तो डेवलपमेंट हुआ है माइक्रोस्पोरेंजिया का पोलन सैक से। तो जब भी हम माइक्रोस्पोरेंजिया का यूज़ करेंगे तो हम उसको पोलन सैक भी समझ सकते हैं, क्योंकि वो उसका फ्यूचर स्टेट है। तो पोलन सैक के अंदर क्या होते हैं? हमारे पोलन ग्रेन्स पैक्ड रहते हैं थ्रू द लेंथ। ठीक है, थ्रू द लेंथ। देखो ये जो डायग्राम है बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये कि ये एनसीईआरटी का है, दूसरा इम्पोर्टेंस क्या है, इस डायग्राम में सब कुछ ईजीली दिख रहा है। आप देखो ये कुछ लंबा दिखा है, अगर ये चाहते तो इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेके ऐसे गोल गोल दिखा सकते थे जिसमें हमें इजीली सब कुछ दिखता, पर ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ही क्यों लिया है इन्होंने? ये इसलिए लिया है ताकि हमें ये भी पता चले कि कुछ लंबाई है और इसके अंदर तक ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो अलोंग द लेंथ प्रेजेंट है। अगर ये मेरा एक थीका है, दूसरा थीका ये है, मान लो ये 1 लोब है हमारा, तो एक लोब में पोलन ग्रेन्स यहाँ भी प्रेजेंट होंगे। खोल दो, मान लो इसको, ऐसे ये खुल गया, ऐसे था मैंने खोल दिया, पोलन ग्रेन्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, पूरा लेंथ के अलोंग द लेंथ प्रेजेंट है वो। ठीक है, ईजी है। ओके, तो हमने क्या किया, अभी तक ऊपर से देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अपना जो एंथर है उसमें पोलन सैक की स्टडी करेंगे कि वो कैसे बना हुआ है। ठीक है, पोलन सैक मतलब हमारा जो
हम अपनी पूरा जो भी सेल हैं, टिश्यूज़ हैं, इनको देखने वाले हैं, अपना जो माइक्रोस्पोरेंजिया जो कि फ्यूचर में जाके पोलन सैक बनेगा उसके लिए। तो देखो ये जो डायग्राम है वो समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमें जो लेयर्स भी देखने को मिल जाएंगी, कितनी लेयर्स हैं, ठीक है। कुछ टिश्यूज़, इम्पॉर्टेंट टिश्यूज़ हैं, वो भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम लेयर्स की बात करें तो हमारे जो माइक्रोस्पोरेंजिया में 4 लेयर होती हैं। तो हम अभी काउंट करना शुरू करेंगे जितनी भी लेयर्स होती हैं। सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो आपको रेड कलर में जो दिख रही है ना, मैंने ये डायग्राम कलर किया ताकि इजीली आपको समझ में आए। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है ये क्या है, एपिडर्मिस। जैसे हमारी स्किन में एपिडर्मिस है आउटर मोस्ट, वैसे ही प्लांट्स मतलब जो पोलन ग्रेन है या फिर जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, पोलन ग्रेन ही पोलन सैक जो है या माइक्रोस्पोरेंजियम, इसकी अगर हम बात करें तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या है इसकी, एपिडर्मिस। फिर एपिडर्मिस के अंदर अगर हम जाएंगे तो जो आपको ये ब्लू वाली लेयर दिख रही है ना, देखो ये ब्लू लेयर जो दिख रही है ये है हमारी एंडोथीलियम, ठीक। क्या है ये, एंडोथीलियम, सॉरी outer most is epidermis, okay, then middle one is the middle layer। तो middle layer कौन सी है, ब्लू। आप ब्लू से ब्लू समझो, देखो ब्लू कलर, तो मिडल लेयर है ये। मैं आपको थोड़ा सा इरेज करके दिखाती हूँ, इस पार्ट को इरेज करके दिखाती हूँ, इधर कलर रहेगा। दिस इज़ द एपिडर्मिस, ओके। अब ये वाला जो पार्ट है ये, दिस इज़ द मिडल लेयर, और इसके अंदर जो है ये वाली, ये कौन सी है हमारी, एंडो। तो समझ में आ गया ना, एपी और एंडो के बीच में तो मिडल लेयर ही होगी। अब इनके अंदर भी, अब ये जो दिख रहे हैं आपको, ये है हमारे वेस्कुलर बैंड। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, वेस्कुलर बैंड, ठीक है। वेस्कुलर बैंड है मतलब ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा इनको, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में वेसल्स की इम्पोर्टेंस न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और बहुत सारे मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके लिए होता है, ऐसे ही यहाँ वेस्कुलर स्ट्रैंड किस लिए होगा, ये होगा न्यूट्रिएंट्स के लिए उसको। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो लेयर है वो अपना स्पोरोजेनस टिश्यू है। ये जो येलो वाला है ये स्पोरोजेनस टिश्यू है, इससे ही क्या होगा, पोलन मदर सेल बनेंगी, फिर उससे पोलन ग्रेन बनेंगे, ठीक है। तो उसको न्यूट्रिशन कौन देगा, वेस्कुलर स्ट्रैंड देगा, ठीक। अभी हम 3 लेयर पढ़ी हमने, दिस outermost epidermis, then the middle layer and the endodermis। endodermis बोलो, sorry, this is not endodermis, this is endothecium, ठीक है। एंडोथीशियम क्यों, क्योंकि थीका पढ़ रहे हैं ना हमने बोला था एक लोब में 2 थीका है, तो डर्मिस बोल दो, आप उसको डर्मिस की तरह समझ सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम कि आप उसको एंडोडर्मिस की तरह समझ सकते हो। पर क्योंकि यहाँ पे हम थीका यूज़ कर रहे हैं बट, तो वो एंडोथीशियम हो जाएगा, ठीक है। एपिडर्मिस, मिडिल लेयर, देन दी एंडोथीशियम, ठीक है। एंडोथीशियम स्पेलिंग एंडोथीशियम, ठीक। ये हमारी 3rd लेयर है, और 3rd के बाद जो बीच में ये जो टिश्यू दिख रहे हैं, दिस इज़ 4th लेयर, टैपिटम, ओके। तो अभी हम देखेंगे इनमें से क्या क्या यूज़ है किसका। तो एक बार हमने इधर देख लिया, अब यही चीज़ हम इस डायग्राम में भी समझेंगे ताकि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आउटर लेयर है हमारी एपिडर्मिस, उसके बाद मिडिल लेयर पड़ेगी, ये क्या है हमारी मिडिल लेयर, और जो थीका को कवर करने वाली लेयर होगी वो क्या होगी, एंडोथीशियम, ठीक। तो मिडिल लेयर किस किस के बीच में है, एपिडर्मिस एंड दी स्पोरोजेनस टिश्यू। मिडिल लेयर किस किस के बीच में है, एपिडर्मिस एंड स्पोरोजेनस टिश्यू। तो आप ये चीज़ ना यहाँ थोड़ा ठीक कर लेना, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया हमारा। जो फर्स्ट लेयर था वो एपिडर्मिस था, सेकेंड लेयर हमारा एंडोथीशियम, एंड देन द 3rd लेयर वाज मिडिल लेयर, एंड 4th इज टैपिटम। तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये नहीं कि मेरी तरह, ठीक। फर्स्ट इज एपिडर्मिस, देन द एंडोथीशियम, देन मिडिल लेयर, एंड देन द टैपिटम, ओके। तो मिडिल लेयर किस किस के बीच में है, एपिडर्मिस एंड दिस स्पोरोजेनस टिश्यू। तो मिडिल लेयर हो गया, स्पोरोजेनस टिश्यू हो गया। स्पोरोजेनस टिश्यू में क्या क्या होगा, मदर सेल्स होंगे, ठीक है।
स्पोरोजिनस टिश्यूज़ में डिफ्रेंसिएशन होगा, फिर वो पोलन मदर सेल्स बनाएंगे और फिर वो जो पोलन मदर सेल्स हैं या तो वो खुद ही पोलन बन जाएंगे या क्या होगा, वो पोलन बनाएंगे, पोलन ग्रेन बनाएंगे, ठीक है। और जो टैपेटम होगा उसका मेन काम होगा न्यूट्रिशन देना। अब आप देखो इस डायग्राम में देख रहे हो, इस डायग्राम में अगर आप देखें तो आपको कुछ चीज़ जो डिसोशिएशन हो रहा है ना, कुछ चीज़ें भाग के जा रही है, पोलन ग्रेन्स हैं, ये क्या होके जा रहे हैं, डेहिसेंस होके जा रहा है। जब डेहिसेंस होगा ना तो ये पूरा एरिया निकल के जाएगा, है ना, ये पूरा एरिया निकल के जाएगा। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर देखा ना, ट्रांसवर्स था, ये इस तरीके से, मान लो 1 लोब 2 लोब, तो हमने ऐसे काटा है, मान लो ये एंथर था हमारा, तो इस तरीके से ट्रांसवर्स सेक्शन लिया हमने इसका। तो हमने ट्रांसवर्स सेक्शन में देख लिए 4 लेयर होंगी, एपिडर्मिस, एंडोथीकल, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड एपिडर्म। तो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और जो मिडल लेयर है, इनका कैसा फंक्शन है, ये है प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे और डेहिसेंस में। तो डेहिसेंस के टाइम पे क्या होता है, डेहिसेंस के टाइम पे क्या होगा, देखो अभी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, प्रोटेक्शन है, जैसे ही ये लेयर्स लूज होंगी इनके पास क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, ठीक। टैपेटम का काम क्या है, टैपेटम का काम होगा नरिश करने के लिए, जो भी डेवलपिंग पोलन ग्रेन होंगे, डेंस साइटोप्लाज्म एंड हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो टैपेटम है हम अपने डायग्राम में शो कर देते हैं तो बहुत इजी रहेगा हमको ही, कि मल्टीपल न्यूक्लियस हैं, ठीक। और डेंस साइटोप्लाज्म है, तो ये आ सकता है क्वेश्चन, आप ध्यान रखो बस इन चीज़ों को, क्या आप समझते हुए चलो, बस हमें क्या है, दाल होती है ना, हम दाल के हिसाब से समझेंगे दाल क्या होती है। दाल जितनी डेंस होगी उसमें उतनी ही प्रोटीन ज़्यादा होगी, प्रोटीन ज़्यादा होगी तभी तो हमको न्यूट्रिशन मिलेगा। तो वैसे ही टैपेटम का काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अगर वो डेंस ना होके, ठीक है, स्कैटर होगी ज़्यादा और उसमें कम पार्टिकल्स होंगे जो न्यूट्रिशन वाले हैं, तो अगर हम डिवाइड करें तो न्यूट्रिशन कम हो जाएगा ना। तो डेंस का मतलब है न्यूट्रिशन ज़्यादा है उसमें, और जो सॉल्वेंट है जिसमें वो डिज़ोल्व हुआ है वो कम है, बस ये मतलब है डेंस का, ठीक है। तो हमने लेयर्स देख ली, अपनी वॉल देख ली, अपनी वॉल कवर कर ली हमने माइक्रोस्पोरेंजिया की। एक हमने चीज़ पढ़ी स्पोरोजिनस टिश्यू। तो ये स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है, देखो एंथर के अंदर ना कुछ सेल्स होते हैं, वो होते हैं होमोजेनस। होमोजेनस मतलब एक जैसे सेल्स जिनका एक जैसा ओरिजिन होगा और वो एक जैसा ही फंक्शन करेंगे, ठीक है। तो होमोजेनस सेल्स हैं एंथर में, वो क्या करते हैं, स्पोरेंजिया, वो कहाँ प्रेजेंट है, स्पोरेंजियम के सेंटर में प्रेजेंट है। देखो हम एंथर की बात कर रहे हैं, एंथर में हमने देखा एक लोब में 2 थीका है, ये 1 लोब है, 2 थीका है। अब इस थीका में क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, मतलब सैक, पोलन सैक होगा। उसके अंदर क्या होंगे, मतलब क्या होंगे, छोटे छोटे स्पोर्स प्रेजेंट होंगे जो आगे जाके पोलन ग्रेन बनाएंगे। तो जो स्पोरोजिनस टिश्यू हैं ये क्या होते हैं, छोटे छोटे मतलब सेल्स होते हैं एक जैसे, यानी होमोजेनस सेल होते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उस माइक्रोस्पोरेंजिया, अगर एक की बात करें माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं वो सेल्स जो हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, कॉम्पैक्टली ऐसे कॉम्पैक्टली अरेंज है, एक दूसरे में धसे हुए प्रेजेंट हैं वो, ठीक है, और सेंटर में प्रेजेंट होते हैं बस। जो स्पोरोजिनस टिश्यूज़ हैं उसका मेन काम क्या है कि आगे जाके पोलन ग्रेन्स बनेंगे, ठीक है। तो जो पोलन ग्रेन्स बनने का जो प्रोसेस है इसी को अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ओके। माइक्रो डिनोट्स मेल, स्पोर मीन्स स्पोर एंड जेनेसिस मीन्स द फॉर्मेशन। तो जो मेल स्पोर है जिसको हम गैमीट भी बोल सकते हैं, नो डाउट, मेल स्पोर का फॉर्मेशन कहलाएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड बाय मियोटिक डिवीजन इन स्पोरोजिनस टिश्यू
इन द यंग एंथर इज नोन एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, क्या बोला हम इसको देखते हैं। कुछ टर्म्स आए इसमें, हमें कुछ समझ नहीं आया, पर हाँ कुछ टर्म ज़रूर आए थे। एक टर्म आया माइक्रोस्पोर टेट्राड, एक आया मियोटिक डिवीजन, एक हमने स्पोरोजेनस टिश्यू देख ही लिया। ठीक है, अब हम इन्हीं वर्ड्स के हिसाब से अपना पूरा डेफिनेशन देख लेंगे कि भाई क्या कह गया माइक्रोस्पोर टेट्राड। चलो इसको देखते हैं, इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन मतलब मियोसिस। मियोसिस जब होता है तो एक सेल से कितने सेल बनते हैं? 4 सेल। डीएनए का क्या, क्रोमोसोम का क्या होता है? हाफ हो जाते हैं। ठीक, यानी कि ये टेट्राड क्या है? अरे एक सेल वो होता था, उसके 4 सेल बन गए, हो गया टेट्राड। ठीक है, और कहाँ बनाए? स्पोरोजेनस टिश्यू में। तो जो स्पोरोजेनस टिश्यू था हमारा, उस स्पोरोजेनस टिश्यू में मियोसिस हुआ। मियोसिस से 4 सेल्स बने, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है वो मियोसिस से बना, और किन सेल्स में हुआ है ये मियोसिस? स्पोरोजेनस टिश्यू में। इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ईजी। अब देखो, मैंने वैसे ये एक्सप्लेन कर दिया, आपको ये क्वेश्चन में पूछने वाली थी। चलो फिर भी आप बताओ मैंने सही बोला या गलत, कि ये जो सेल्स बनी हैं, ये जो टेट्राड मतलब एक सेल से ये जो 4 सेल बनी हैं, इसमें से एक कोई सा भी ये जो चारों सेल हैं, इनकी प्लॉइडी क्या होगी? इनमें क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? आप मुझे बताओगे। ठीक है, ठीक है, तो आप सोच के बता दो कि एक जो सेल है, आप लोग कमेंट करना कि ये जो एक सेल होगा उसकी क्या प्लॉइडी होगी, उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, मतलब एन के फॉर्म में बताना है आपको, कि मान लो ये जो एक सेल था जिसकी प्लॉइडी एन थी, मतलब क्रोमोसोम नंबर एन थे। आप मुझे अब बता देना कितना होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब देखो, जो हर एक स्पोरोजेनस टिश्यू है ना, वो क्या मतलब वो ना बड़े होके एक स्पोर टेट्राड बना सकता है। सब में पोटेंशियल है, हर मतलब स्पोरोजेनस टिश्यू का जो एक सेल है उसमें क्या पोटेंशियल है कि वो आगे जाके स्पोर बना सकता है। जो स्पोर टेट्राड है ना, ये एक से जो 4 बन रहे हैं, ये सारे सेल्स बना सकते हैं। ठीक है, और फिर ये जो स्पोर टेट्राड है, इनको हम क्या बोलेंगे? पोलन या स्पोर मदर सेल। ठीक है, पोलन या स्पोर मदर सेल क्या बोला? पोलन मदर सेल बोल दो या स्पोर मदर सेल बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये स्पोरोजेनस टिश्यू था, इसने क्या किया? 4 सेल बनाई एक सेल से। ये एक सेल था, एक सेल ने 4 सेल बनाई। इन 4 सेल को हम क्या बोलते हैं? स्पोर टेट्राड बोलेंगे। अब ये जो स्पोर टेट्राड हैं, ठीक है, ये इसमें से हर ये जो चारों हैं, ये पोलन मदर सेल या पोलन मदर सेल या स्पोर मदर सेल, ये चारों बन सकते हैं। इन चारों के अंदर पोटेंशियल है। ठीक है ना, ये भी आगे चल के डिवाइड करके पोलन ग्रेन्स बना सकता है, और ये भी आगे करके। तो इनको हम क्या बोलते हैं? पोलन मदर सेल या स्पोर मदर सेल। ईजी है। The process of formation of microspores from a pollen mother cells through meiosis is called microsporogenesis। ठीक है, तो एक और डेफिनेशन हमें यहाँ देखने को मिली है। क्या मिली है ये डेफिनेशन? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पोलन मदर सेल। ठीक है, पोलन मदर सेल कौन सा? ये स्पोरोजेनस टिश्यू का मान लो ABCD करके हम बात करेंगे। पोलन मदर सेल का ये सेल A था, इसने A1 बनाया, A1 से A4 बनाई। अब ये जो A1 है, इसको हमने पोलन मदर सेल यानी PMC बोल रहे हैं। अब ये जो PMC है, ये क्या कर रहा है? डिवाइड करके क्या बना रहा है? पोलन ग्रेन, या पोलन ग्रेन ना बोल के हम क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोर बोल दें। माइक्रोस्पोर यानी मेल गैमीट बोल दें, यानी पोलन ग्रेन बोल सकते हैं हम उसको, क्योंकि फ्यूचर में जाके तो ये पोलन ग्रेन ही बनने वाला है। बेशक हम अभी उसे पोलन ग्रेन नहीं बोल सकते, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें अभी डिवीज़न होने हैं, तो अभी पोलन ग्रेन्स तो नहीं बोल सकते। हम उसको माइक्रोस्पोर या मेल गैमीट ज़रूर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी प्लॉइडी क्या होगी? यहाँ इसकी प्लॉइडी होगी हैप्लॉइड होगा ये। ठीक है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? गैमीट की बात कर रहे हैं, तो ये हैप्लॉइड होगा। और जब हम स्पोरोजेनस टिश्यू की बात कर रहे थे, तो ये कैसा होगा? क्योंकि डायरेक्ट टिश्यू है ये बॉडी का, तो ये डिप्लॉइड होगा। ठीक है, जैसे ये था, ये डिप्लॉइड था 2N, ये पोलन मदर सेल बना। जैसे ही स्पोर टेट्राड बनाए,
ये हाफ हो गया इसका नंबर, ठीक है। ये जो हमने अभी पढ़ा यहाँ हाफ हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर, क्योंकि मियोसिस है तो ये हाफ हो गया। यानी कि ये पोलन मदर सेल ही तो है। ये 4 जो बने हैं इसमें से एक की अगर हम बात करेंगे तो पोलन मदर सेल है। पोलन मदर सेल की भी प्लॉइडी क्या होगी, हैप्लॉइड होगी। जब ये पोलन मदर सेल डिवाइड होकर हमारा स्पोर बनाएंगे तो स्पोर की भी कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। यानी डिवीजन कौन सा हुआ है हमारा, माइटोसिस। पता है जब मैं 12th में थी तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल से समझ में आती थी, पर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर आपको नहीं आती है ना समझ में तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना बेसिक है, क्योंकि मैं जो पढ़ाती हूँ वो पूरा NCERT है, जिसमें थोड़ी बहुत चीज़ें एडिशनल हैं, पर मेन NCERT है। अगर आपको NCERT नहीं आती, NCERT समझ में नहीं आती, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो देखिए, क्योंकि ना छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना वो बहुत उनसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप NCERT को अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आप किसी के भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देख लिया। द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन क्लस्टर्स ऑफ 4 सेल्स, द माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्म में बनते हैं, ठीक है। जो माइक्रोस्पोर्स फॉर्म हुए हैं वो टेट्राड की फॉर्म में बनते हैं। One mistake has been committed by me again, and that's this. जो पोलन मदर सेल्स होंगे ना ये डिप्लॉयड होंगे। और एक और चीज़, पहले तो मैं सब कुछ इरेज करती हूँ पूरा, आप लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा होगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जो स्पोरोजेनस टिश्यूज़ ने क्या बनाए हैं, स्पोर टेट्राड बनाया है, इसको ही हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोल रहे हैं, ठीक है। और जो स्पोरोजेनस टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, ये इनमें हर एक सेल जो है किस में पोटेंशियल है, पोलन मदर सेल या स्पोर मदर सेल बनाने का, ठीक है। तो ये बहुत मेरे से आज पता नहीं क्यों इतनी मिस्टेक्स हो रही हैं, सो सॉरी, ठीक है। तो जो स्पोरोजेनस टिश्यू है यही पोलन या स्पोर मदर सेल एक सेल बनाएगा, यानी इनमें माइटोसिस होगी, यानी ये 2n होगा और ये भी 2n होगा। लेकिन ये मियोसिस के मतलब बहुत सारे प्रोसेस हुए ना इनमें, स्पोर मदर सेल ने बनाया है इसको, तो ये मियोसिस होगी और मियोसिस के बाद ये क्या होगा, हैप्लॉइड बनेगा। तो ये जो डायरेक्ट प्रोसेस है ना जो मैंने ग्रीन में मार्क किया है, दिस इज़ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। हाँ, तो PMC जो देखो एक और बार मैं बता देती हूँ ताकि जो भी कन्फ्यूजन्स थी वो दूर हो जाएं। मैंने आज आप लोग को बहुत कंफ्यूज कर दिया। देखो ये है हमारा स्पोरोजेनस टिश्यू। अब जो स्पोरोजेनस टिश्यू हैं उनके अंदर माइटोसिस होगी और वो पोलन मदर सेल बनाएंगे, ठीक है। अब जो पोलन मदर सेल बने हैं, क्योंकि माइटोसिस से बने हैं तो वो भी हैप्लॉइड नहीं होंगे, डिप्लॉइड होंगे, 2n होंगे, वो भी डिप्लॉइड हो गए। अब क्या होगा, इनके अंदर मियोसिस होगी, जो पोलन मदर सेल्स हैं इनके अंदर मियोसिस होगी और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएंगी थ्रू मियोसिस, ठीक है। इनके अंदर मियोसिस होगी, यानी जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाएगा और सीधे n नंबर हमको जो सेल हैं वो n नंबर के मिलेंगे। अब ईजीएस्ट जो मैं बता सकती थी डेफिनेशन वो यही है कि पोलन मदर सेल से हमारा स्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे, ठीक है, थ्रू मियोसिस। तो क्रोमोसोम नंबर कैसा होगा उसका, वो हैप्लॉइड होगा, यानी n होगा, ठीक है। ये डेफिनेशन बस आप ध्यान रखो, बाकी सब हो जाओ। और ये जो माइक्रोस्पोर बने हैं वो माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्म में बने हैं। और क्यों बने हैं, हमारे पास आंसर है, क्योंकि मियोसिस हुआ है उनमें। आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया इसमें। एज द एंथर्स मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू द पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो जो हमारे 4 लेयर्स थी, एपिथेलियम, एंडोथीशियम, देन वी हैव मिडल लेयर एंड द टैपेटम। आउटर 3 was playing रोल इन प्रोटेक्शन, ओके। तो क्या होता है, इनमें से क्या होगा, अब ये पकड़े हुए थी,
अब डिहाइड्रेट होगी, मतलब पानी जाएगा इनमें से, ठीक है, पानी जाएगा। अब जब इनमें से पानी जाएगा यानी कि जो सेल है ना, उसके अंदर जो सेल है उसमें से पानी खींच रहे हैं, ठीक है, पानी खींच रहे हैं। अब पानी इनमें से जाएगा मतलब डिहाइड्रेट हो जाएगा, वाटर का लॉस होगा। तो वाटर लॉस होने की वजह से ये ओपन हो जाएंगे, जैसे ही ओपन होंगे पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो यही मेथड है जिसके थ्रू फर्टिलाइजेशन हो पाता है। Inside each microspore angium, several thousand of microspores और pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther, ठीक है। तो एक एंथर में सेवरल थाउजेंड बोल दो, बहुत मतलब नंबर डिफ़र करता है हर प्लांट में, हर फ्लावर में डिफ़र करता है, और बहुत सारे एक पोलन सेक में निकल सकते हैं। मतलब एक फ्लावर जो है ना, वो आप ये मान लो कि हाफ क्रॉप को वो एक साथ फर्टिलाइज़ कर सकता है, ठीक है। लेकिन नेचर ने ना बहुत खिलवाड़ किया है प्लांट्स के साथ, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इतना आइडियल नंबर में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया, क्योंकि विंड है या इतने सारे इंसेक्ट्स होते हैं या हम लोग हैं फ्लावर तोड़ के ले गए, तो वो आइडियल नहीं है। लेकिन अगर आइडियली हम उनको सारी कंडीशंस दें तो एक बार में वो हाफ क्रॉप को फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। तो अब तक जो हमने देखा ना, हम एंथर की बात कर रहे थे, अब हम अपने पोलन ग्रेन यानी जो हमारा माइक्रोस्पोर है ना उसकी बात करेंगे, ठीक। तो पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, ठीक, मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट का क्या मतलब है? गैमेटोफाइट का मतलब है इसके अंदर गैमीट है, ठीक। पोलन ग्रेन, देखो अब हम पोलन ग्रेन को हम अभी तक गैमीट बोल रहे थे, ठीक है, गैमीट बोल रहे थे। गैमीट क्यों बोल रहे थे? क्योंकि वो हैप्लॉइड है, इस सेंस में हम उसको गैमीट बोल रहे थे। पर क्या होगा ना, उस टाइम तक आपको अगर मैं गैमेटोफाइट बोलती तो बहुत कन्फ्यूजन होता। तो बात क्या है ना, हम चीज़ों को कैसे समझेंगे, अपने लेवल के हिसाब से चीज़ें समझेंगे। तो जो पोलन ग्रेन है अभी तक हमको पता है कि वो ही फर्टिलाइज़ करता है, लेकिन हम जब डीप में जाएंगे ना तब हमको पता चलेगा पोलन ग्रेन के अंदर भी 2 सेल होते हैं, जिसमें से एक सेल होगा वो फर्टिलाइजेशन करवाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने पोलन ग्रेन को एज गैमीट पढ़ा था, अब हम इस पोलन को कैसे पढ़ेंगे? गैमेटोफाइट की तरह, ठीक है। स्फेरिकल होता है पोलन ग्रेन, स्फेरिकल होगा, डायमीटर लगभग कितना होगा? 20 to 25 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब जो पोलन ग्रेन है उसमें भी 2 लेयर होती हैं, एक होती है एक्साइन, एक होती है इंटाइन। तो हम एक एक करके दोनों लेयर्स को पढ़ेंगे, इनकी इम्पोर्टेंस देखेंगे, ठीक है। एक्साइन कैसी होती है? हार्ड लेयर है, इतनी हार्ड है कि दुनिया में इससे ज़्यादा हार्ड कुछ है नहीं, मतलब कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता इसको। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? स्पोरोपोलिनिन। ये जो स्पोरोपोलिनिन है हार्डेस्ट मटेरियल, जो स्पोरोपोलिनिन है उसकी वजह से हमारा पोलन ग्रेन की जो आउटर लेयर है एक्साइन वो हार्डेस्ट है, मतलब रेजिस्टेंट है, वो सालों तक रखा रहेगा हमारा पोलन ग्रेन पर, वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। किसकी वजह से? एक्साइन की वजह से। तो जो भी मतलब जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल हमको नोन है उन सब में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट यही है। हार्डेस्ट का कहने का मतलब ऐसा नहीं कि हम उस पर फिज़िकल पावर लगाएंगे और वो उसको बियर कर जाएगा, इस तरीके से हार्डेस्ट नहीं है। हार्डेस्ट का मतलब है रेजिस्टेंट है वो, ठीक है। रेजिस्टेंट मतलब आप चाहे उसको पानी में रखोगे तो ऑब्वियसली जर्मिनेट मतलब वाटर सोक करने की प्रॉब्लम हो सकती है, बट ऐसा नहीं कि आइडियल कंडीशंस में वो नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, जब उसको ऐसी कंडीशंस मिले जहाँ वो ख़राब हो सकता है पर वहाँ पे भी नहीं होगा, क्यों? स्पोरोपोलिनिन की वजह से। तो आजकल कुछ केमिस्ट हैं जो स्पोरोपोलिनिन पे रिसर्च कर रहे हैं और उसकी मदद से हार्डेस्ट मैटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, पर वो हमारे सब्जेक्ट से दूर की बातें हैं। इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली, ठीक है। तो वो भाई हाई टेम्परेचर झेल जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एल्कली सब झेल जाएगा, वो ख़राब नहीं होगा। कोई एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता स्पोरोपोलिन का, ठीक है। कोई ऐसा एंजाइम नहीं बना आज तक जो उसको डाइजेस्ट कर जाए, डिग्रेड कर दे, ठीक है। तो क्या है ना, ये जो स्पोरोपोलिन है ये आपके एग्ज़ाम में बार बार आएगा, आपको भी नहीं छोड़ेगा, ये बार बार आएगा, अलग अलग फॉर्म में आएगा कि ऐसा कौन सा मैटर है, मतलब ऐसा कौन सा कुछ मैटर है या कंपोनेंट है हमारे पोलन ग्रेन में
जो मतलब जिसको एंजाइम ही डाइजेस्ट नहीं कर सकता, कि उसके ऊपर एसिड का भी काम नहीं होगा, कौन मतलब ऐसे आएगा -245 आ रहा है या 254 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, बताओ कौन विदस्टैंड कर देगा इतने टेम्परेचर को। तो अलग अलग लाइंस आपको फॉर्म करके दी जाएगी क्वेश्चन के फॉर्म में, और फिर पूछेंगे, और बात क्या होगी सिर्फ स्पोरोपोलन में, ठीक है। पोलन ग्रेन एग्जाइन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर्स कॉल्ड जर्म पोर। तो देखो ये हमारा पोलन ग्रेन, आपको ग्रीन ग्रीन दिख ही रहा है पूरा। आज की क्लास में बहुत गड़बड़ हुई है मुझसे, पर अब नहीं हुई, ठीक है। ये जो पोलन ग्रेन आपको दिख रहा है ना ग्रीन ग्रीन, अब इसमें ना कुछ ओपन पोर्स होते हैं, ठीक है। हमारे स्किन वाले ओपन पोर्स नहीं, ओपन होंगे कुछ पोर हैं उनमें, ठीक है, जिनको हम जर्म पोर बोलते हैं, ठीक है। क्या है, कुछ एपर्चर्स हैं जिनको हम जर्म पोर बोलते हैं, ठीक है, जर्म पोर बोलते हैं। वहाँ पे क्या होता है, स्पोरोपोलेन एब्सेंट होता है। अब देखो आप, पता नहीं किस किस के दिमाग में आया या नहीं आया, पर जब मैं बोल रही थी स्पोरोपोलेन इतना हार्ड है, मतलब इतना रेजिस्टेंट है कि कोई एसिड, बेस, वाटर, टेम्परेचर कुछ उस पर काम नहीं करेगा। तो पोलन ग्रेन के मतलब जो पोलन ग्रेन है उसमें से जो उसका सेल होगा जो कि मेन गैमीट है, मतलब मेल गैमीट जो है मेन, वो कैसे निकलेगा। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, जर्म पोर, ठीक है। तो जर्म पोर ऐसी जगह है जहाँ पे क्या नहीं होता, स्पोरोपोलेन नहीं होता, और फिर कुछ उस सेल के अंदर जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जिनके थ्रू वहाँ से हमारे सेल निकल पाएंगे। पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेन। तो हमने 4 लाइन पढ़ ली, एक ही बात है स्पोरोपोलेन। तो हमारा जो आउटर लेयर है वो उसमें स्पोरोपोलेन है, उसमें सारे फीचर्स आ जाएंगे, बस एक जगह नहीं होगा, वो है जर्म पोर। अब हम सेकेंड लेयर की बात करते हैं, वो है इंटाइन। तो जो इंटाइन है एग्जिबिट्स अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिज़ाइन। देखो इसमें तो हमें नहीं दिख रहा, ठीक है, पर अरेंजमेंट देखो, हर चीज़ की ना अपनी एक अरेंजमेंट होती है। तो यहाँ पे कैसे जो इंटाइन है उसके अरेंजमेंट कैसे, एरेज के फॉर्म में ऐसे से, मतलब अगर ये मान लो एक सर्कल है ऐसे, तो उसमें इस तरीके से बैंड्स बने होंगे, ठीक है। द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड द इंटाइन। तो वो इनर है, आउटर और इनर 2 ही लेयर हैं, आउटर इज द एक्साइन एंड इनर इज द इंटाइन। इट इज़ थिन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम सेइंग सेलुलोज एंड पेक्टिन, ठीक है। तो इंटाइन किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन, और एक्साइन किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन एक्सेप्ट जर्म पोर। The cytoplasm of pollen grain is surrounded by plasma membrane, which is obvious. Why? Because pollen grain is a cell and it has cytoplasm, nucleus, cell membrane and everything. ठीक है, तो जो इंटाइन होगी, इंटाइन किसको कवर, मतलब जो इंटाइन है उसके बाद क्या आएगा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देन द साइटोप्लाज्म। अब एक क्वेश्चन है आपसे, व्हाई डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड। तक पढ़ लिया हमने पूरा स्पोरोपोलिन आंसर दे रहे हैं इसका, स्पोरोपोलिन। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जर्म पोर, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, पर फिर भी आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है, कि फंक्शन क्या होगा जर्म पोर का। अब एक और चीज़ देखो, आप पहले इस डायग्राम को देखो फिर हम आगे बताएंगे। आपको डायग्राम में दिख रहा है कुछ, देखो ये एक रेड है, एक ये रेड है, इसमें ये कुछ वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये कुछ जेनिटेटिव न्यूक्लियस है, ये जेनिटेटिव सेल है, क्या है ये। तो देखो अब हम ना ये आगे पढ़ेंगे कि हमारा पोलन ग्रेन के पास 2 सेल होते हैं अंदर, एक होता है वेजिटेटिव, एक होता है जेनरेटिव। जो वेजिटेटिव होगा वो ऑब्वियस सी बात है, वेजिटेटिव न्यूट्रिशन कुछ समथिंग, जेनरेटिव जीन, जेनेटिक मतलब कुछ ऑफ स्प्रिंग जैसी बात हो रही है, मतलब यही हमारा गैमीट है, ठीक है। तो आपको एक हिंट मिल चुकी है यहाँ पे। अब आगे बात करते हैं इसकी। जो मैच्योर पोलन ग्रेन है उसके पास 2 सेल्स होंगे, एक होगा वेजिटेटिव, एक होगा जेनरेटिव। जो वेजिटेटिव है वो बड़ा होगा, देखिए वेजिटेटिव जेनरेटिव, हाँ यार वेजिटेटिव बड़ा लग रहा है, और ये जो जेनरेटिव है ना
देखो जेनरेटिव में आप देखो ध्यान से, यहाँ न्यूक्लियस है और ये पूरा सेल है, ये है जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस और ये पूरा सेल है, ये जो वाइट वाला पार्ट है ये सेल है। तो सेल का पार्ट देखो, ये तो साइटोप्लाज्म है भाई, साइटोप्लाज्म के बड़े होने से कुछ नहीं होता। जो मेन न्यूक्लियस वाली बात होगी ना, हम उससे बात करेंगे। तो वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो देखो, और इधर जेनरेटिव का देखो, छोटा है ये बड़ा है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। वेजिटेटिव इज बिगर एंड हैज़ अबंडेंट फूड रिजर्व एंड अ लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। इसका जो न्यूक्लियस है वो इरेगुलरली शेप्ड है, ठीक। और जो जेनरेटिव है इट इज़ स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल इन द जेनरेटिव सेल। देखो क्या बोल रहे हैं ये, वेजिटेटिव सेल इज द बिगर एंड जेनरेटिव सेल इज द स्मॉलर। ये जो आप पूरा सेल देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो ना वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और ये देख रहे हो आप जेनरेटिव सेल है ये पूरा, ठीक है। जेनरेटिव सेल है और उसका ये न्यूक्लियस है। अब ये जो जेनरेटिव सेल है ये कहाँ प्रेजेंट है, देखो ये क्या बोल रहा है, जेनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल एंड इट इज स्पिंडल इन शेप। तो ये जो पूरा हम सेल देख रहे हैं ना, ये पूरा 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 ये कौन सा सेल है, दिस इज द वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल के अंदर हमारा जेनरेटिव सेल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो सेल है इरेगुलरली शेप्ड दिख रहा है आपको, ये पूरा सेल, ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है। और अब देखो न्यूक्लियस से ही कितना डिफरेंशिएट कर सकते हो, उसका न्यूक्लियस कितना बड़ा और जेनरेटिव सेल का कितना छोटा सा है। तो जो वेजिटेटिव सेल है उसका ये बड़ा क्यों है सेल, क्योंकि यहाँ फूड, देखो आप ये वैक्यूल देख रहे हैं ना, आपको फूड वैक्यूल्स है ये, ठीक है ना। और रिजर्व भी तो रखना है इनको न्यूट्रिएंट्स का। और ये जनरेटिव सेल है, इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसे, स्पिंडल शेप। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि जो वेजिटेटिव सेल है उसका मतलब जो सेल है इरेगुलर होगा और लार्ज होगा, और जो वेजिटेटिव है स्पिंडल शेप का उसका साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस है, और जेनरेटिव सेल इज़ प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। ये हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक। ये हो गया। In 60% एंजियोस्पर्म शेड पोलन एट 2-celled स्टेज एंड रेस्ट एट 3-celled स्टेज। तो क्या होता है, लगभग 60% मतलब आधे से भी ज़्यादा एंजियोस्पर्म में 2-celled स्टेज, यानी ये जो स्टेज हमने देखी ना ये 2-celled थी, 2-celled स्टेज थी, ठीक। पर कुछ में क्या होता है 3-celled, मतलब 3-celled क्या होगा, ये जो जनरेटिव सेल है इसमें 2 सेल्स आ जाएंगे और ये 3-celled होगा, ठीक है। तो ये मोस्टली 2-celled स्टेज पे पोलन जो होता है वो शेड होता है, मतलब जब पोलन ग्रेन जो है वो जो हमारा एंजिया था ना, जो पोलन सैक था उससे रिलीज़ होगा, तो ज़्यादातर क्या होता है 2 सेल की स्टेज पे होता है, यानी वेजिटेटिव और ये जेनरेटिव सेल की दो ही सेल होते हैं तब रिलीज़ होता है। लेकिन किसी किसी में यानी 40% लगभग सेल्स में क्या होता है कि वो 3 सेल हो जाते हैं, उसमें जो जेनरेटिव सेल है उसमें डिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने पोलन ग्रेन भी देख लिया। अब हम बात करते हैं पोलन ग्रेन के बाद कुछ एलर्जीज़ की जो पोलन ग्रेन से होती है, ठीक है। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि अरे यार, मतलब जो ऑटम सीज़न होता है ना, सॉरी जो स्प्रिंग सीज़न होता है ना, तो आपने सुना होगा सरसों की खेती होती है उस टाइम पे, तो आपने सुना होगा अरे यार इतना मतलब धूल के साथ इतना पोलन आता है कि मुझे तो मेरी मतलब इन्फेक्शन हो जाता है यार, मेरे मतलब क्या बोलते हैं इसको, जो हमारी रनी नोज़ होती है ना, इसको राइनोरिया बोलते हैं कि राइनोरिया हो जाता है। तो क्यों होता है, क्योंकि पोलन ग्रेन जो होता है ना कुछ लोगों में एलर्जी करता है, वो एलर्जी ब्रोंकियल होगा, ठीक है ना, ब्रोंकियल एलर्जी करेगा। अफेक्शन लिखा ही है, एफ्लिक्शन नहीं है, अफेक्शन है, ठीक है। सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकियल अफेक्शन इन सम पीपल ऑफन लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सच एज एजमा एंड ब्रोंकाइटिस। तो क्या होगा, एजमा यानी अस्थमा, जैसे दमा की रोग जिसको बोलते हैं, तो ये एलर्जी के कारण जो है कुछ ब्रोंकियल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। ब्रोंकियल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, एजमा भी हो सकता है,
ब्रोंकाइटिस, ठीक है। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, लंग्स में जो ब्रोंकस हैं उनका इन्फेक्शन, ब्रोंकाई जो है, ब्रोंकाई का इन्फेक्शन यानी इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक है। आइटिस का देखो, ये जो आइटिस है ना, इसका क्या मतलब है, इन्फ्लामेशन, मतलब वो लाल पड़ जाएगा, सूज जाएगा, उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, पेन होगा और वो पार्ट काम नहीं करेगा। ये होता है इन्फ्लामेशन के 5 साइन होते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो, एलर्जी तो हमने देख लिया। एक ये ना पार्थेनियम कैरेट ग्रास, आपने देखा होगा, एक गेहूँ जैसा ग्रास दिखता है, बिल्कुल गेहूँ जैसा लगता है वो, और घास के साथ उगता है वो। तो क्या हुआ था, जब ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा था तो उस टाइम पे हमें अमेरिका से गेहूँ लेकर आने पड़े थे। तो उस टाइम पे अमेरिका के गेहूँ के साथ क्या हुआ, कुछ कॉन्टामिनेटेड ग्रास आ गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्थेनियम या कैरेट ग्रास बोलते हैं, ठीक है। तो ये गेहूं की फसल के साथ आया और जब हमने उसको बोया तो वो उसके साथ होने लगा। अब ये पूरे इंडिया में फैल चुका है, क्योंकि पूरे इंडिया में उस वीट को ग्रो किया गया था, ठीक है। तो वो भी बहुत ज़्यादा एलर्जी करता है, ठीक है। पोलन ग्रेन एज न्यूट्रिएंट सोर्स, तो देखो पोलन ग्रेन को हम न्यूट्रिएंट सोर्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द वेजिटेटिव सेल बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स हैं और उसकी वजह से जिम फ्रीक बॉयज़ जो होते हैं इसको बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। फूड सप्लीमेंट्स में वो यूज़ होते हैं, कुछ मेडिसिन, सिरप, इनमें भी यूज़ होते हैं। और फ्रेगरेंस, भाई फ्रेगरेंस तो हम नहीं भूल सकते, फ्रेगरेंस में यूज़ होते हैं वो, ठीक है। और दूसरी बात, कुछ जो रेस हॉर्सेस होती हैं ना, उनमें भी यूज़ किया जाता है एज सप्लीमेंट फॉर द हॉर्सेस, ठीक है। एनर्जी, हाई एनर्जी होती है उनमें, ठीक है। तो देखो, अब ये जो हमारा आज का चैप्टर था लगभग ख़त्म होने को आ गया, बस हम वायबिलिटी पढ़ लें इसकी। वायबिलिटी क्या होता है, देखो जो पोलन ग्रेन है ना, कितने महीने, कितने दिन, कितने साल वो ज़िंदा रहेगा, मतलब ज़िंदा रहेगा, प्लस उसमें एफिकेसी होगी, वो कैपेबल होगा फर्टिलाइज करने का, ये वायबिलिटी होती है। तो वायबिलिटी क्या होता है, तो द कैपेसिटी ऑफ पोलन टू लिव, ग्रो एंड जर्मिनेट, ठीक है। जिंदा भी रहे, वो ग्रोथ भी करे और जर्मिनेट भी करे। जर्मिनेट कर जाए मतलब फर्टिलाइजेशन करवा पाए वो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, कहाँ का वो प्लांट है और कौन सा वो प्लांट है और वो फ्लावर कौन सा है, ठीक है। तो ये इन सब पे डिपेंड करता है। जो वायबिलिटी टाइम है ना, सबका अलग अलग होता है। जैसे राइस और वीट की बात करें तो 30 मिनट्स होता है, बस 30 मिनट्स। वो तो अच्छा है, एक ही खेत है, एक ही फ्लावर है, एक ही प्लांट है। और जैसे एक फैमिली है, रोजेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी, दाल वाली, सोलेनेसी, आलू टमाटर वाली, ठीक है। तो इनमें महीनों तक उनका टाइम है, महीनों तक वो ज़िंदा रहेंगे, वो जर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं एट -96 लिक्विड नाइट्रोजन के टेम्परेचर पर, ठीक है। तो इसका क्या यूज़ होगा ना, पोलन ग्रेन को हम यूज़ कर सकते हैं पोलन बैंक में। तो क्या होगा ना, जैसे मान लो हमने स्टोर करके रख लिया तो हमको आगे मार्केट में ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास कलेक्शन होगा जिसका भी पोलन ग्रेन चाहिए हमको, ठीक है। और ब्रीडिंग कराने में बहुत अच्छी हेल्प होगी। तो देखो, आज का जो हमारा चैप्टर था ना, ये एक तरीके से आप समरी मान लो, समरी नहीं कह सकते, मेल का जो भी पार्ट था, मेल का समरी मान लो। अभी हमने फर्टिलाइजेशन नहीं करवाया, कुछ भी नहीं करवाया, बस हमने अभी मेल पार्ट को डिस्कस किया। हमने एंथर, पोलन ग्रेन, इसको डिस्कस किया है। तो पहले आप इसको पढ़ो और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना मेगा स्पोरेंजियम यानी फीमेल पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में हम फर्टिलाइजेशन कराएंगे। तो ये हमारा जो चैप्टर है लगभग 3-4 वीडियो में कवर होगा। तो प्लीज़ आप वीडियो देखो, समझो, जो समझ में नहीं आया उसका कमेंट करो, और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे उसको भी कमेंट करो, ठीक है। और कोई ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे भी कमेंट करो, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक करो। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ और क्या क्या चेंजेस मैं कर सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच।